हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्लास 10th का ये वीडियो एवीएम इंटर कॉलेज शिवनगर खेमार की तरफ से हाजिर है आप सबके लिए। क्विज प्रश्नावली 5.3 पर अभी एक वीडियो बना है और इस 5.3 के सिर्फ 3 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। आज हम इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये एक्सरसाइज अब खत्म होने वाली है। इसकी खत्म होते ही आप सभी अपनी जो फेयर कॉपी है उसको कंप्लीट करते रहिए। जैसे अभी पिछली एक्सरसाइज आपने कुछ नहीं पढ़ी हैं द्विघात समीकरण, या जिसका भी छूटा है उसको छोड़िए। जैसे अभी जैसे हम ऑनलाइन वीडियो जो हमारा चल रहा है वो द्विघात समीकरण से चल रहा है, तो हम चाहते हैं आपकी जो फेयर कॉपी है वो द्विघात समीकरण से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ आप चीजें काफी इजी होती रहेंगी। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, दिया गया है क्वेश्चन हमारा कि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q है तथा q पदों का योगफल p है। किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल क्या है? q है तथा q पदों का योगफल कितना है? p है। तो उस समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन। हाँ, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल q तथा प्रथम q पदों का योगफल p हो तो समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों को हमें ज्ञात करना है। आगे बात समझ में? तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे, एक मिनट यार, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, जैसे p पदों का योगफल q है तो किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल का फार्मूला आप क्या हो, n पदों का योगफल क्या होता था? n/2। यहाँ पे p है, p/2 हो जाएगा भाई। p/2 ब्रैकेट में क्या आपका 2a प्लस n-1। n इस समय क्या है? p है, तो p-1 हो जाएगा इंटू कितना? d। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर मान लेते हैं समांतर श्रेणी के, अब देखो एक लाइन यहाँ पे लिख लेना भाई अब आप सब। ठीक है, कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो। ठीक है, इस लाइन को यहां पर लिख लेना। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। ठीक है, तो श्रेणी का आपका प्रथम p पदों का योगफल कितना हो जाएगा भाई? फार्मूला देखिए, अगर यहां पर कंफ्यूजन बन रही है तो ये फार्मूला तो आप सभी को पता है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला तो पता है ना। तो अगर हमने इस फार्मूले की मीनिंग क्या है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, हम आपसे बोलें कि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या लिख देना है हमको? p लिख देना है ना। तो यही काम देखिए हमने ऊपर किया है कि समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी। आगे बात समझ में? अब p पदों का योगफल ये जो है ये खुद बता रहा है हमें कितना है? q है। तो इसको हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? q लिख सकते हैं इसके प्लेस पर। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो q लिख दिया हमने। अब देख रहे हैं दो इधर है ना, दो को उधर ही रहने दिया जाए। ठीक है, दिखाई दे रहा है बढ़िया से? ठीक, चलिए तो दो को इधर ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका? 2q हो जाएगा। और इज इक्वल टू किसके? p यहाँ पे बाहर है, p से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा? देखो 2a, हमने क्या किया? p/2 पूरे ब्रैकेट के बाहर था ना, हमने इसका जो बटे में 2 था उसको इस पक्ष में लाया तो इधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर q कहां से आया? यस p का मतलब p पदों का योगफल दे रखा है हमें कि q है, तो एसपी की जगह पर हमने क्या रख दिया? क्यू रख दिया। दो इधर से आ गया, अब बाहर क्या बचा? पी बचा। अब पी की गुणा किस में होगी? इस ब्रैकेट के अंदर होगी। ब्रैकेट के अंदर दो पद है, तो पहले पद है 2a, इसमें पी से गुणा हुई, कितना हो गया? 2a p हो गया प्लस। अब इस p की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर होगी, तो इसकी गुणा ब्रैकेट के अंदर रुक जाइए, अगली लाइन में कराएंगे। d को भी जो हमने ब्रैकेट के बाहर इस तरफ लिखा था उसको पहले लिख लिया,
क्योंकि भाई डी से भी गुणा होनी है और पी से भी गुणा होनी है, तो पी डी तुम दोनों एक साथ आ जाओ, फिर उसके बाद मिल करके इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। बात आ गई समझ में? चलिए इस लाइन को और सॉल्व कीजिए। 2q इज इक्वल टू 2ap प्लस पीडी का गुणा पी में कराएंगे पहले, तो क्या हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर डी हो जाएगा। फिर पीडी का गुणा -1 में कराएंगे, क्या हो जाएगा सिर्फ पीडी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। बात समझ गए आप? ठीक है, अब इसी तरह से हमें एसक्यू से अपनी अगली इक्वेशन बनानी है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम, चूंकि एस क्यू आपकी क्या है, क्यू है, क्यू पदों का योगफल, एन की जगह पे इस बार क्या रखना है, क्यू रखना है, तो क्यू पदों का योगफल मतलब q/2 इंटू 2a प्लस n-1, n क्या है इस समय, q है, तो q-1 इंटू कितना d। आगे बात समझ में? सेम पैटर्न पर इसको भी सॉल्व कीजिए। दो को देखो, पहले एस क्यू का वैल्यू रखी, एस क्यू क्यू पदों का योगफल कितना है, p दे रखा है, तो इसकी जहां पे p आ गया, दो इधर से आ गया, 2p हो गया। अब q से अंदर गुणा करा दो, 2a q हो गया। अब q से अंदर गुणा करा दो फिर यहां पर, तो d को इसके पास में ले आकर के भी एक साथ गुणा करा लेना। ठीक है, 2p इज इक्वल टू 2aq प्लस qd का गुणा q में होगा, क्या हो जाएगा q² d माइनस कितना qd। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। बात समझ में आ गई? बात है हम कर क्या रहे हैं भाई, हमें ये 2 पॉइंट दिए गए थे क्वेश्चन में और पूछ रहा था p प्लस q पदों का योगफल। तो एक बार यहां पर अपने टारगेट फिक्स करते हैं कि p प्लस q पदों का योगफल होगा क्या, तो p प्लस q/2 इंटू 2a प्लस कितना p प्लस q-1 इंटू d, यही होने वाला है ना। हमें इसी चीज की वैल्यू चाहिए। अब हमें ना तो प्रथम पद पता है न सारवंतर पता है, दो चीजें नहीं पता है हमें। तो हो सकता है इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम प्रथम पद या सारवंतर ज्ञात करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? इन दोनों को हल करके हमें सारवंतर और प्रथम पद, ये दिमाग में आ रहा है। लेकिन देख रहे हैं इसमें तो सबकी सब अज्ञात राशियां ही हैं, हम किसने का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो भाई ए का मान पी क्यू डी सबके पदों में हो जाए, भाई डी का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान पी क्यू के पदों में और डी का मान भी पी क्यू के पदों में। ठीक है, आइए लाइट आ गई है। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा सा मूड बनेगा, तो फ्लैश बंद करते हैं इसका। चलिए देखिए, तब बात है अब कि भाई दो समीकरण बन गए हैं, समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, ना तो हमें ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अभी देखो, लेकिन वो बात हमें कैसे पता है ना भाई, हमने तो क्वेश्चन को कई बार लगवा रखा है। ठीक है, तो इस वजह से तो हमें पता है, लेकिन आपको कैसे पता होगी? आपके दिमाग में यही बात होनी चाहिए कि किसी तरह से हम इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करें और देखें मिलेगा क्या। ठीक है, तो आइए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समीकरण 2 में p है और समीकरण 1 में q है, तो कहीं ना कहीं p माइनस क्यू या p प्लस क्यू ऐसा कुछ मिल जाए समथिंग, तो ज़्यादा बेटर होगा। आएगी बात समझ में? चलिए जब दोनों को माइनस कर रहे हैं तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2p इज इक्वल टू कितना 2aq प्लस क्यू डी, सॉरी q² d माइनस क्यू डी। और इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 2q 2aq 2ap होगा, हाँ 2ap प्लस p² d माइनस पी डी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। घटा रहे हो तो माइनस 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 और यहाँ पे क्या प्लस, 2p माइनस 2q 2p माइनस 2q। तो देखो जब 2p माइनस 2q लिखेंगे तो इसमें से हम दो कॉमन लेकर के p माइनस q भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो यहां पर 2aq माइनस क्या 2ap,
तो दोनों में क्या कॉमन है, 2a कॉमन है, तो 2a को कॉमन लेके लिख दो ना, q माइनस बी। बात समझ में आई? अगली लाइन देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या, पहला पद तो प्लस वाले रहेगा, क्यू स्क्वायर डी माइनस पी स्क्वायर डी, दोनों में इस बार डी कॉमन है, तो डी को कॉमन लेकर के क्यू स्क्वायर माइनस क्या, पी स्क्वायर कर दो। बात समझ में आई? और यहां पर क्या है आपका, माइनस क्यू डी और प्लस पी डी है, प्लस पी डी है ना, प्लस प्लस में कौन है, पी डी है, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, डी कॉमन लेते हैं इसमें से, प्लस डी कॉमन लिया हमने, और जब प्लस कॉमन लेते हैं किसी चीज में तो उसके जो चिन्ह पहले से रहते हैं वो ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर P पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, Q निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। ठीक है, घटाने से ये चीजें हमारी बन गई। हाँ सही तो है, बिल्कुल ठीक है। तो देख रहे हैं भाई, यहाँ P माइनस क्यू बना, यहाँ P माइनस क्यू बना, यहाँ भी वही चीजें बनी है, लेकिन थोड़ा सा चिन्ह बदलना है इनका। तो आइए बदल कर देखते हैं क्या होगा। 2p माइनस क्यू, हमें पता है अगर इन दोनों का जैसे कहीं लिखा गया है a माइनस बी, ठीक है, ये चीज है, तो अगर इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a पॉजिटिव है तो a निगेटिव हो जाएगा, और b निगेटिव है तो b पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी ऑर्डर को हम लिख सकते हैं b माइनस a। ठीक है, यानी किसी का अगर चिन्ह बदलना हो, निगेटिव b को पॉजिटिव में बनाना हो तो उसमें माइनस कॉमन ले लो, सिंपल सा मेथड तो यही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें p माइनस क्यू बनाना था तो हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2a p माइनस 2a, है ना, 2a p माइनस क्यू। यहां भी हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो यहां पर भी माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहां भी क्या हो गया हमारा, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसके वर्ग पे मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का अगर वर्ग करके ये स्क्वायर होता तो कोई बात होती, हम माइनस पी स्क्वायर के पहले माइनस है तो अब ये थोड़ी ना है कि ये वर्ग लगाए तो प्लस हो जाएगा, भाई ऐसे करोगे तब प्लस होगा ना, इस माइनस का भी ब्रैकेट लेके स्क्वायर करोगे, जब स्क्वायर माइनस का भी होगा तब वो प्लस होगा। स्क्वायर सिर्फ किसका है, पी का है। ठीक है, तो उसमें माइनस कॉमन लो, उसके पहले कुछ भी करो, उससे नहीं मतलब है, वहां पर स्क्वायर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, और यहाँ पे तो कोई चेंजिंग करनी ही नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए अब देखते हैं क्या क्या हुआ। 2p माइनस क्यू बन चुका है, इज इक्वल टू माइनस 2a p माइनस क्यू, यहां भी सेट है, माइनस डी, यहाँ पे देख रहे हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, पी माइनस क्यू नहीं है, तो भाई यहाँ तो एक फार्मूला भी लगाया जा सकता है, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में पी प्लस क्यू और दूसरे ब्रैकेट में पी माइनस क्यू, प्लस कितना, डी इंटू पी माइनस क्यू। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए क्या होता है, देख रहे हैं p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p, देखो हमारे बाएं पक्ष में सिर्फ एक पद है जिसमें p माइनस क्यू है, दाएं पक्ष में हमारा एक पद यहां से यहां तक है, दूसरा पद यहां से यहां तक है और तीसरा पद यहां पर है, और इन तीनों ही पदों में p माइनस क्यू है। तो भाई तीनों पदों से p माइनस क्यू को हम बाहर कॉमन लेते हैं, किसको कॉमन लेते हैं, p माइनस क्यू को, और एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, और जो कुछ भी उसमें बचता है उसको रख देते हैं। क्या बचा भाई आपसे, p माइनस क्यू गया, माइनस 2a बचा, यहां से p माइनस क्यू गया, क्या बचा, माइनस डी इंटू कितना, p प्लस क्यू, और यहां से p माइनस क्यू गया तो यहां पर क्या आ गया, d आ गया। ठीक है, और यहां पर क्या, 2 और p माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो p माइनस क्यू यहां भी स्वतंत्र रूप से है, यहां भी है स्वतंत्र, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आपके? तो ये जो 2 इधर, 2 इज इक्वल टू किसके, अब बातें हमने किया क्या, दोनों समीकरणों को सॉल्व किया, ना तो a गायब, a को विलोपन किया, ना b ना d का विलोपन किया, किसी भी एक राशि का विलोपन नहीं किया, तो मान कैसे निकलने वाला है, ये चीज क्या आ रही है, इसका लेकर क्या करने वाले हैं हम, तो बस एक लाइन और जरा वेट करो, जरा इसकी पहचान इससे करो ना, यहाँ पर 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इस लाइन को जरा ओपन करके खुद देखो क्या करना है इसमें, 2a जरा डी की गुणा करा दो इसमें, p प्लस क्यू में, p प्लस क्यू और माइनस 1 है, p प्लस क्यू में भी d की गुणा करा दो और माइनस 1 में भी d की गुणा करा दो। ठीक है, तो देखो चीजें सेम टू सेम कुछ तो लग रही हैं, ऐसा उसी के जैसा है ना, जरा इसको सॉल्व करो बस, अभी देखो चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। क्या है, माइनस 2a, ठीक है,
माइनस डी है। देखो अब एक पद इसको लो, एक पद इसको लो, दो पद लो। क्यों ले रहे हैं दोनों पदों? क्योंकि दोनों में डी है, और दोनों में डी होने के कारण हम डी ले रहे हैं कॉमन। माइनस बाहर ही रहने दो, डी ले रहे हैं हम कॉमन। जब यहां से डी चला गया तो यहां क्या बचा? पी प्लस क्यू। भाई क्या था? डी इंटू पी प्लस क्यू था ना। तो इसमें से केवल डी को बाहर ले रहे हैं, तो पी प्लस क्यू तो बचेगा ही, उसके बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा। अब यहां पर क्या है? प्लस डी है। ये माइनस नहीं लगा रखा है, ये हमने दो पद आपको पहचान करवाई थी। और ये प्लस डी, यहां से जब डी चला गया क्या बचा? प्लस वन बचा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? प्लस वन बचा। आगे बात समझ में? एक मिनट। चलिए देखिए, आगे देखिए। यहाँ पे भाई थोड़ी मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हो गई यहाँ पर? कि जैसे ये वाला टर्म्स जो था क्या था? नेगेटिव में था, और ये टर्म्स क्या था? पॉजिटिव है। तो डी कॉमन लेने के बाद दोनों ही टर्म को हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया है। ठीक है, और बाहर माइनस लगा रहे हैं। तो एक काम करो, देखो एक लाइन, इसको ऐसे सॉल्व करो। देखो इधर क्या है? टू है ना। इस माइनस की प्रॉब्लम को यहां से हटा ही देते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुणा कराते थे दोनों पक्षों में। तो इधर माइनस टू हो जाएगा, और इधर सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। माइनस टू ए दिए है, ये क्या हो जाएगा? प्लस टू ए है। फिर माइनस से क्या हो जाएगा? ये प्लस डी हो जाएगा। पी प्लस क्यू, और फिर यहाँ पर प्लस डी था तो क्या हो जाएगा? माइनस डी। बात समझ में आई यहाँ पर? चलो, इस माइनस दो को रहने दो यहाँ पर। अब देखो टू ए को रहने दो। माइनस ये भी वहां पर माइनस है। क्या हो गया? तो क्या किया था भाई? हमने हमने दोनों पक्षों में माइनस को गुणा कराया था। इधर माइनस दो हो गया, ये माइनस का टू ए था तो ये प्लस का टू ए हो गया। ये माइनस का डी इंटू पी प्लस क्यू था, ये तो प्लस का हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे माइनस ही लगा रखा है, प्लस का हो जाएगा। और ये प्लस का डी था, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे देखिए क्या बात है। अब इन दोनों में डी कॉमन लीजिए आप। प्लस लगा दे रहे हैं हम यहाँ पर। जो भी बचेगा कॉमन लेने के बाद इसमें लिखेंगे। कॉमन क्या ले रहे हैं? डी। ठीक है, अब देखो ये वाला पक्ष आपका, ये वाला पद जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पहले क्या है? प्लस है। इसमें से डी यहां चला गया, बचा क्या? प्लस में बचा आपका पी प्लस क्यू। ठीक है, और फिर ये वाला पद निगेटिव है, माइनस डी है, तो ये इसमें से डी चला गया, यहां पे क्या बचा? माइनस वन बचा। ये देखो बचा क्या मैटर आपका? ये देखो जो हमें पी प्लस क्यू पद वहां पे निकालना है, तो पी प्लस क्यू बाई टू, उसके बाद जो ये पूरा मैटर है ये पूरा का पूरा यही निकल कर आ गया। तो ना तो हमें ए निकालना पड़ा, ना डी निकालना पड़ा। इस अंदर वाले पूरे मैटर की वैल्यू ही पता चल गई हमें, दिस इज माइनस टू। ठीक है, इसको हम यहां पर समीकरण 3 बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना यहां तक? ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या बना देते? समीकरण 3 बना देते हैं। अब p प्लस क्यू पदों का योगफल हम यहां निकालते हैं। एस पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या हो जाएगा भाई?
P प्लस क्यू बाई कितना 2 इंटू 2a प्लस n-1, n कितना है P प्लस क्यू है तो n हो गया -1 इंटू कितना d। ठीक है, अब समीकरण 3 से आपका ये पूरा का पूरा मैटर निकल आया कितना है -2 है। देख लीजिए समीकरण 3 से ये पूरा का पूरा मैटर निकल कर आया, इसकी वैल्यू कितनी है -2 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे हम P प्लस क्यू बाई 2 इंटू कितना -2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया आपका ये माइनस, बाहर ले लेंगे P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू पदों का योगफल कितना है -P प्लस क्यू है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझ लीजिए। P पदों का योगफल Q था और Q पदों का योगफल P था और P प्लस Q पदों का योगफल निकाला था। हमने P पदों का योगफल Q था तो P पदों का फार्मूला लगाया P बाई 2 इंटू 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी के। दो को हम इधर ले आए और SP की वैल्यू रख दी Q। ठीक है, SP की वैल्यू हमने रख दी कितनी Q। तो दो इधर आएगा 2 की हो गया 2, अब P से अंदर गुणा करा दिया 2AP प्लस कितना PD माइनस कितना D। ये क्या कर रखा है। अच्छा, P और D को एक साथ ले लिया, यहाँ पर P और D को क्या ले लिया एक साथ ले लिया, यहाँ पर गुणा नहीं कराई। ठीक है, अगली लाइन में गुणा कराइए P स्क्वायर D और यहाँ पे कितना हो जाएगा -PD हो जाएगा, बाकी सेम टर्म में सही है। सेकंड वाले को भी सेम यहाँ तक कर लिया। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया, सब में P माइनस क्यू बनाने की कोशिश की, जब P माइनस क्यू सब में हो गया, ठीक है, तो P माइनस क्यू को बाहर ले लिया। P माइनस क्यू क्या हो गया सब में से कट गया और वैल्यू जो आई उसको थोड़ा सा एक ऐसी स्टेज में हमने उसको ऐसा बनाया ताकि वो हमारे लिए कुछ यूजफुल हो सके। उसको हमने क्या बना लिया 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस डी, फिर लास्ट में क्या बन गया 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बन गया। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे दिमाग में आई कि ये वैल्यू तो हमारी कहाँ काम आएगी पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी में। यहाँ पर ये पूरी की वैल्यू का मान निकल गया था, इस वैल्यू का मान हमने -2 रख दिया और इस तरह से हमारे पी प्लस क्यू पदों का योगफल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, लाइट कम है क्या थोड़ी। चलिए दिख तो रहा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है यदि तीन संख्याएं जो कि समांतर श्रेणी में हैं उनका योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 8 है। ठीक है, तो मान लेते हैं, हमने आपको मानना बताया था कि अगर हमें किसी समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं माननी है तो विषम की स्थिति में a रहेगा बीच में, इधर a माइनस डी और इधर क्या हो जाएगा a प्लस डी। ये आपकी तीनों संख्याएं हो जाएंगी, तीन संख्याएं। ठीक है, अगर चार मारनी हो तो a नहीं रहता आपका, a माइनस डी यहाँ रहेगा, यहाँ a प्लस डी हो जाएगा और इधर 2d ना आकर के सीधे 4d हो जाता है। ठीक है, a प्लस 4d।
चलिए देखिए, हाँ तो हमने आपको बताया था कि तीन संख्याएं अगर माननी है तो हम a और a माइनस डी और a प्लस डी मानते हैं, ठीक है, तीन संख्याओं पर। और चार मारनी हो तो a नहीं रहेगा, a माइनस डी और a प्लस डी, और इधर क्या हो जाएगा, a माइनस थ्री डी होगा, और इधर भी a माइनस थ्री डी हो जाएगा। आगे बात समझ में? फिलहाल यहाँ पर तीन ही मानना है तो मान लेते समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद कितने हैं, ठीक है, हो गया प्रथम तीन पद। क्या हो गया तीन पद, a माइनस डी, ए और a प्लस डी हो गए। अब देखिए क्या करना है इनका, प्रश्नानुसार कह रहे हैं इनका योगफल, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका योगफल कितना है भाई, माइनस तीन, यही तो ना, योगफल माइनस तीन है। तो योगफल माइनस तीन, ब्रैकेट को हटाओ, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस थ्री, डी से कैंसिल हो गया, a और a कितने हो गए, थ्री हो गए, थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री के, थ्री थ्री से कैंसिल, a इज इक्वल टू आ गया माइनस वन के, ठीक है। गुणनफल बोल रहा है आठ है, तो गुणा कर लो, a माइनस डी इंटू कितना, a प्लस डी इज इक्वल टू, गुणनफल कितना है, आठ है, a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी आई है, माइनस वन आया है, ठीक है। देखो वैल्यू रखने से पहले क्या करो, 10 बार वैल्यू नहीं रखनी यार, रखिए दो के, a की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। देखो a माइनस डी और a प्लस डी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना, a बराबर आठ की। अब वैल्यू रखो a की माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा ये, माइनस वन का स्क्वायर माइनस कितना, डी स्क्वायर, इंटू कितना, a है तो a की वैल्यू कितना, माइनस वन इक्वल टू एट के। माइनस वन का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, प्लस वन, डी स्क्वायर रहेगा आपका, माइनस वन है जो उधर भेज दो, माइनस आठ हो गया, वन माइनस आठ इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस आठ हो जाएगा, और माइनस डी स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। आठ और एक नौ हो जाएंगे, और डी का स्क्वायर अगर खत्म करोगे तो अंडर रूट नौ हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट से पहले क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट नाइन, तो जब इसका प्लस माइनस खत्म करो क्या हो जाएगा, ये तीन आ जाएगा, यानी समांतर प्लस तीन भी होगा और माइनस तीन भी होगा, यानी दो समांतर श्रेणियां बनेंगी, ठीक है। अब यहां से हम जो अपना आंसर देंगे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। रुको, मार्कर डिम चल रहा है। चलिए, डी की वैल्यू प्लस माइनस तीन आई है, यानी सार्वंतर दो तरह से होगा हमारा, प्लस डी भी होगा और माइनस ओ प्लस थ्री भी होगा और माइनस थ्री भी होगा। तो जब d इज इक्वल टू प्लस थ्री, तो एपी इज इक्वल टू, यानी समांतर श्रेणी क्या होगी हमारी, ए की वैल्यू तो माइनस वन फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद माइनस वन, और दूसरा पद क्या था, और सॉरी पहला तो हमारा था कि यहाँ पे क्या, a माइनस डी था ना पहला पद, तो a माइनस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू माइनस वन और d की वैल्यू प्लस थ्री, कितना हो जाएगा, दूसरा a था तो a की वैल्यू कितनी, माइनस वन,
तीसरा हमारा a प्लस डी है, तो a कितना है -1, d कितना है +3। क्या हो रहा है, a की वैल्यू -1 माइनस डी था, तो यहाँ पर -3 लगाएंगे ना, दिमाग उड़ गया है क्या। a की वैल्यू -1 +3, ठीक है। अब ठीक है, -3 और -1 कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अतः जो AP है समांतर श्रेणी इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, -4 कामा -1 कामा 2, ठीक है। और यदि d इज इक्वल टू कितना -3 के, तो प्रथम पद a माइनस डी बराबर कितना, a की वैल्यू -1 माइनस d की वैल्यू लिखनी है, d की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, a हो जाएगा आपका -1, और a प्लस डी का मतलब हो गया -1, और d की वैल्यू -3 है, तो वो -4 यहाँ हो जाएगा आपका। यानी इस बार AP जो बनेगी हमारी वो क्या होगी, a माइनस डी कितना आया 2 कामा -1 कामा -4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं 228 लट्ठों को ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 30 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 28 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 26 लट्ठे इत्यादि। ये 228 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये भी बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार रखे गए लट्ठों की का क्रम है ना, का क्रम क्या है, सबसे नीचे कितने थे 30 लट्ठे थे, उसके बाद कितने हुए 28, फिर कितने हुए 26 लट्ठे हुए, फिर डाट 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 डाट, जो कि एक समांतर श्रेणी है, जो कि क्या है, एक समांतर श्रेणी है कि नहीं भाई। 30 है, 30 में से 2 कम हो गया 28 हो गया, 28 में से फिर 2 कम हो गया 26 हो गया, तो 2 का डिफरेंस आता जा रहा है, तो अतः ये क्या है, हमारी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसका सार्वंतर कितना है, a इज इक्वल टू प्रथम पद कितना 30 तथा सार्वांतर कितना निकल जाएगा, d इज इक्वल टू 28 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 के। ठीक है, सब कुछ हमें पता है, और इस समांतर श्रेणी का योग भी हमें पता है, हमें बताया जा रहा है कि टोटल कितने लट्ठे हैं, 228 लट्ठे हैं। ठीक है, तो इसे कितनी पंक्ति में रखा जाएगा, जैसे यहाँ पे जो गट्ठर बनाया गया, पहला वाला गट्ठर जो हमारा पहला बोझा था लट्ठों का, इसमें कितने लट्ठे रखे गए 30 लट्ठे, फिर इसके ऊपर एक बोझा रखा गया, इसमें कितने लट्ठे रखे गए
28 लट्ठे, फिर इसके ऊपर एक लट्ठा बोझा रखा गया, उसमें कितने 26। इसी तरह से इसको रखते चले गए। ठीक है, हमें पता है कुल कितने लट्ठे हैं, 228 लट्ठे हैं टोटल। अब इनको कितनी पंक्तियों में रखा गया है, कितने बोझ के रूप में रखा गया है, जिसे आप बोलते हो ना अपने ग्रामीण स्तर पर भाषा बोझ वाली। ठीक है, तो वही इसको कितने बोझ बनाकर रखा गया है, तो उसी को हम पंक्ति यहां पर समझ लीजिए। तो क्या है, पंक्ति है। यानी पंक्ति का मतलब ये नहीं कि एक लट्ठा, पंक्ति का मतलब क्या, एक गट्ठर। ठीक है, और सबसे निचली वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 30 है, फिर इसके ऊपर 28 है, 26 है, इस प्रकार से इसकी पंक्तियां बनाई गई हैं। तो बताइए 228 लट्ठों की कितनी पंक्ति बनी है, तथा जो सबसे ऊपर वाला गट्ठर आएगा, पंक्ति आएगी, उसमें कितने लट्ठे होंगे, यानी उसमें वो संख्या क्या होगी उसकी। अगली बात समझ में। तो मान लेते भाई कुल कितनी पंक्तियां बनी है, n पंक्तियां बनी है। ठीक है, माना लट्ठों के ढेरों की कुल n पंक्तियां हैं। माना लट्ठों के ढेरों की कुल n पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, n पंक्तियां। ठीक है, देखो इस समांतर श्रेणी को थोड़ा हमने उल्टा करके लिखा है, लेकिन हमारे लिए क्या है, योग तब भी वैसे निकलेगा, तब भी वैसे निकलेगा। सीधा करके लिख लेंगे तो पंक्ति कहाँ है हमारे पास, हमें प्रथम पद ही नहीं पता है, तो क्या स्टार्टिंग से ही डाट डाट लगा दें, कोई नहीं, ऐसी ही समांतर श्रेणी को लिखेंगे। कुल कितनी पंक्तियां मान लेते हैं, n पंक्तियां, तथा पहली पंक्ति भी पूछा है ना, पहली पंक्ति a है, पहली पंक्ति क्या है, a है। ठीक है, तो देखो दो चीजें, आप यहां से पहले पदों का योगफल निकाल लो डायरेक्ट। s कितने पदों का योगफल, n पद। कुल कितने पद है इसमें, n पद है। कितनी पंक्तियां मानी है हमने, n पंक्तियां मानी है, तो ये इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद मान रहे हो आप, n पद। तो n पदों का योगफल बराबर क्या होगा आपका, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अच्छा अब एक चीज मिस हो रही है यहां पर, उसने जो भाषा पूछी है उसकी भाषा में कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, और यहां पर हमने पहले लिख दी, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति लिखनी होगी, क्योंकि पहली इस समय हमारे लिए 30 बनी हुई है, जबकि ये जो 30 लट्ठों वाली पंक्ति है ये क्या है, सबसे निचली पंक्ति है। हमने इसको स्टार्टिंग से लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस अपनी यहां पर अपनी इस भाषा को बदल लीजिए। तथा क्या है, सबसे ऊपरी पंक्ति, तथा ऊपरी पंक्ति, ऊपरी पंक्ति लीजिए, ऊपरी पंक्ति क्या है हमारी, ऊपरी पंक्ति ए है। ए आने मान के लास्ट पंक्ति इसको यल मान लीजिए, क्योंकि जो इधर आने वाली है भाई वो अंतिम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि ए मान लेंगे, अभी ए से हम यहाँ पे अपना प्रथम पद दिखा रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम इसकी सबसे ऊपरी पंक्ति को क्या मान रहे हैं, यल मान रहे हैं। ठीक है, अब सारी व्यवस्थाएं सही हैं। ठीक है, आपकी यहाँ जो सबसे निचली है इसको हम प्रथम पद ए की तरह देख रहे हैं, इसके ऊपर 28 पंक्ति वाली है, फिर 26 वाली है, और ऐसे आते 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 जो सबसे ऊपरी पंक्ति बनेगी उस पंक्ति को क्या मान लिया हमने, यल मान लिया है। आगे बात समझे, इस स्ट्रक्चर से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, दिमाग में कोई डाउट नहीं रह गया। आइए बढ़ते हैं। तब योगफल की बात की थी, तो योगफल तो भाई हमें पता है 228 दे रहे हो तुम, 228 लट्टे हैं, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं हम, जो हमें देखो एस एन का एक फार्मूला ये भी है, n/2 इंटू कितना, a प्लस एल। ठीक है, देखते हैं अभी जिसका यूज होगा उसी का। भाई कुल योग कितना है, 228, n कितना है पता नहीं, ये तो ज्ञात करना है। 2a इस समय हमारे जो हमने अपने हिसाब से यहाँ पर समांतर श्रेणी बनाई है उसका पहला पद है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, e की वैल्यू कितनी है 30, 30 दुनाई 60, प्लस n तो फाइंड करना है, d कितना है -2। तो यहां अगर इस समीकरण को देखें, इस समीकरण में सिर्फ एक अज्ञात राशि है, वो क्या है, n। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस समीकरण को अगर हम हल करें तो n का मान हमें क्लियरली मिल जाएगा।
तो हमें इसको लगाने की क्या जरूरत है? यल अभी क्या है, यल को बाद में निकालेंगे ना। यल के निकालने के और कई तरीके बन सकते हैं, यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना। अब डायरेक्ट इस समीकरण को हल करते रहिए आप। 228 है, दो इधर ले आइए, गुड़े में दो हो जाएगा, यन से अंदर गुड़ा करा दीजिए, 60 यन हो जाएगा। भाई दो इधर आ गया और यन कहाँ चला गया, अंदर गुड़ा हो रहा है। यन का गुड़ा 60 के साथ होगा, कितना हो जाएगा 60 यन, प्लस यन का गुड़ा इस ब्रैकेट में करा दो, कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस कितना एन। अभी देखो -2 से गुड़ा नहीं कराई हमने, अभी यहां वाला जो यन आया उसकी गुड़ा करा दी, यन स्क्वायर हो गया माइनस यन हो गया, -2 को अभी भी वैसे ही रखा है हमने। ठीक है, अब उसकी गुड़ा कराते हैं। 228 गुड़े 2, क्यों नहीं 2 से गुड़ा करा रहे हो? रीजन है, क्या रीजन है? -2 का -2 सब में से, अरे 2 कॉमन ले लो सब में से। रीजन यही था कि भाई यहाँ पे कितना, एक पद यहाँ पर है, यहाँ पे कितने पद हैं, एक, और ये पूरा का पूरा ना 2, तो इसमें से भी 2 कॉमन हो सकता है ना, चीजें थोड़ी सरल हो जाए भाई, और क्या काम था। देखो सरल कैसे करो, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो देखो 2 जैसे ही कॉमन लोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, ओ 60 था ना, 2 से भाग दे दोगे 30 यन, प्लस कितना, अब इसका देखो ये जो माइनस है इसको यहाँ लगा लो, बड़े देर से यहाँ पे लग रहा है बेचारा, ये माइनस यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस जब आगे आ गया, जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो इसमें इस माइनस का प्रभाव इसके दोनों पदों पर होगा, ये हो जाएगा -n स्क्वायर प्लस कितना n, क्योंकि 2 तो चला ही गया है, वो -1 बचा ना, और यहाँ पे कितना 228 गुड़े कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सारी चीजों को इधर उठा लाइए, -n स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा +n स्क्वायर, फिर +n इधर आएगा -n, अरे 30 भी तो था ना, -n स्क्वायर इधर आया, +n स्क्वायर हो गया, 30n और n कितने हो गए 31n, और इधर आएंगे क्या हो जाएंगे -31, 31n हो जाएगा। ये चीज यहाँ पहले से थी, 228 इज इक्वल टू किसके 0। बात आ गई यहाँ तक समझ में? चलिए सॉल्व करते हैं। 228 का गुणनखंड कर लो भाई, गुणनखंड पता चल जाए क्या होगा। 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, 2 चौक 8, फिर 2 पंचे 10, 1 11, 14, 2 सते 14, 7 5 12, 3 से कट जाएगा ये, 3 इक्के 3, 3 9 27, 19 3 57। ठीक है, अब 19 अभाज्य संख्या होगी, नहीं कटेगी, तो यहाँ पर गुणा करने पर 228 और जोड़ने पर 31 लाना है, तो 19, 3 दुनाई 6 दुनाई 8, 3 दुनाई 6, 2 दुनाई 4, ठीक है, 3 दुनाई 6, 6 दुनाई 8 हो, 3 दुनाई 6, 6 दुनाई 12 भाई, है ना भाई, 2 दुनाई 4, 4 तिहाई 12, 12 आएगा, और ये पे क्या 19, तो गुणा करने वाली तो टेंशन है नहीं, गुणा करने पे तो 228 देंगे ही, क्योंकि ये सब के सब क्या है उसी का गुणनखंड है, क्या जोड़ने पर 31 आएगा, 9 2 11 के एक हासिल हो, एक एक और एक 2 और एक 3, बन गया गुणनखंड 12 और 19। ठीक है, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधे गुणनखंड करना आपको आता है द्विघात समीकरण में, आप कर लीजिएगा या कर ही देते हैं भाई। 31 n की जगह 31 की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 19 प्लस कितना 12 इंटू कितना n प्लस कितना 228 बराबर 0। ठीक है, बैठ जाओ। अब देखो n स्क्वायर माइनस कितना 19n माइनस कितना 12n प्लस कितना 228 बराबर 0 के, n कॉमन हुआ, n -19, इधर क्या कॉमन होगा -12 कॉमन हुआ, n -19 आ जाएगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में n -19, दूसरे ब्रैकेट में n -12, यानी इसके 12 पदों का योगफल भी 228 होगा, और 19 पदों का भी योगफल 228 होगा, यानी n के यहाँ पर 2 मान आएंगे 12, 19। ठीक है, और सबसे विशेष नोट जो है इस प्रश्नावली में जो उत्तर दिया गया है इसका 18, भाई हमारे पास जो किताब है उसमें 18 है, तो वो गलत है यहाँ पर। ठीक है, या तो 12 होगा n का मान, या फिर 19 होगा। ठीक है, आप इसके एक काम कीजिए, 12 पद लिख के देख लीजिए ना, और फिर उसको जनरली जोड़ डालिए सबको। ठीक है, आप खुद देख लोगे उनका योगफल 228 आएगा, और जब 19 पद लिखोगे आप, जो कि चीजें घटती हुई जा रही हैं, कुछ चीजें माइनस में हो जाएंगी, वही माइनस चीजें जुड़ करके फिर से वो बैलेंस बनाए रहेंगे, 228 ही होगा। ठीक है, आप एक प्रयोग करके इस पे देख सकते हो कि जब भाई जैसे आपने क्या लिखा है 30 लिखा है, 30 के बाद क्या है 28 है, फिर क्या है 26, फिर क्या होगा 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12,
फिर 10, 8, 6, 4, कितने पद? 12 पद तक। चलिए एक बार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 तक आएगा ना 12। जरा इन सबको जोड़िए, क्या इनका योगफल 228 है? अगर प्रश्न में जिनके पास ऐसी बुक है जिसमें 18 उत्तर दे रहा है, हम उसमें वो क्यों गलत है इस वजह से बता रहे हैं कि देखो जैसे 12 पद हमने ले लिए इसके, तो 12 पदों का योगफल हमारा 228 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हमारा सवाल गलत नहीं है। जोड़ो जरा इसको। 8 इकाई अंक जोड़ो पहले। 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 2 30, 30 4 34, 34 6 40, 40 8 48, 48 के 8 हासिल और 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 7 8 9, 9 ये कितना है? 2 है। हाँ, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 3 22, आ गया ना 228। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये जो प्रश्न में उत्तर आए दोनों ही सही है। यन का मान 12 भी होगा और यन का मान 19 होगा। तो बात है अपना जवाब कैसे देंगे हम? भाई यन के दोनों मान आए हैं। आप इसी तरह से जैसे हमने भी 12 पद लिखे, आप 19 पद लिख के भी देख लेना। ठीक है, वैसे ही आएगी आपको 228 ही आएगा। तो भाई पदों के कुल कितने पंक्ति बनाएगी? पंक्तियों की संख्या तो आ गई 12 या 19। ठीक है, फिर सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितना होगा, यानी अब इसका अंतिम पद ज्ञात करना है। तो यहीं पे लिख दो, अतः पदों की संख्या कितनी? पदों की संख्या n इज इक्वल टू 12 या 19। ठीक है, फिर यहां पर अब यल का मान देने के लिए हमें दो कंडीशन में देना होगा कि यदि n इज इक्वल टू 12 मान के चल रहे हो, तो पदों की संख्या अंतिम पद बराबर क्या होता है हमारा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना d। अंतिम पद की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रथम पद कितना है? 30 है, प्लस कुल पद कितने मान रहे हो? 12, तो यहाँ पर 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 11। और डी की वैल्यू कितनी आई है भाई? -2 आया है। रख दो यहाँ पर 30, 11 दुनाई 22, 11 दुनाई 22, माइनस कितना? 22 हो जाएगा। 30 में से 22 घटाओगे कितना आ जाएगा? 8। अभी याद हो तो वीडियो को जरा भी रिवर्स करके देख लीजिएगा आप। जो हमने यहाँ पे श्रेणी लिखी थी 12 पदों तक, और वो कहां पर खत्म की थी? 8 पर खत्म की थी, वही उसका अंतिम पद था, जबकि प्रश्न के हिसाब से वो सबसे ऊपरी पंक्ति थी। ठीक है ना? और फिर यदि n इज इक्वल टू यहां पर आप कितना ले रहे हो? 19 ले रहे हो, तो यल निकाल लो अपना। a प्लस कितना? n माइनस 1 इंटू डी। a कितना? तो वही 30 ही रहेगा। 19 में से 1 जाएंगे 18, गुड़े कितना? -2। तो 18 दुनाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। वो भी किसका? माइनस का 36। और ये कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। इसका अंतिम पद -6 बनेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपकी समझ में आई होंगी। इसी प्रश्न के साथ एक्सरसाइज 5.6 समाप्त होती है, और 5.6 क्या है, 5.3 समाप्त होती है। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो समांतर श्रेणी आपकी खत्म भैया। 5.3 के साथ साथ समांतर श्रेणी आपकी खत्म हो चुकी है। और अगला चैप्टर क्या है हमारे लिए? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कल का टाइम देखिए, आप ट्राई कीजिए, कल का दिन आपके पास है। कल अगर आपको कोई भी समस्या है समांतर श्रेणी से लेकर के समांतर श्रेणी का कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो अरिहंत प्रकाशन का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर हमें फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, हम उसका आपको सोल्यूशन बताएंगे। नहीं तो फिर हम निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।